प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे भारत के संदर्भ में। और जो हमारी वो सेकंड बुक है वो कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स हमें पढ़ने थे उस बुक से संबंधित हमने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और हम वापस पुनः हमारी जो फर्स्ट बुक है यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें भी हम उसी तरह से उन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो 2021 की वार्षिक परीक्षाओं में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, केवल हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे यहाँ पर, ताकि आप उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, सीखें, समझें और ऑनलाइन की इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक लाभ उठावें। तो आज हम इकाई 4th जिसका नाम है जलवायु क्लाइमेट हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने बेसिकली यदि हम इंडेक्स की तरफ देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके इससे पूर्व 3 इकाइयाँ हैं। ठीक है, इससे पूर्व आपके 3 इकाइयाँ हैं। उस 3 इकाइयों में प्रथम चैप्टर जो है आपका, और प्रथम इकाई जो है भूगोल एक विषय के रूप में, उसको हमने कंप्लीट किया। इकाई 2 की बात करें, पृथ्वी संबंधित कुछ वहाँ पर टॉपिक्स थे जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार का है। हालांकि 2 चैप्टर जो हैं इस यूनिट से, जो यूनिट सेकंड है पृथ्वी, यहाँ से आपके 2 चैप्टर नहीं आ रहे। चैप्टर नंबर 2 और 4 और 3 को हमने पढ़ लिया है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके पश्चात इकाई 3 भू आकृतियाँ, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। इसमें चैप्टर आपके 5, 6 और 7, इसमें से 7th नंबर का चैप्टर हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 5 और 6 का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इकाई 4 यानी कि जलवायु। जलवायु के संबंध में मैं आपको बता देता हूँ एक बार पुनः। यहाँ आपके 5 चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 8, 9, 10, 11 और 12। और 12th नंबर का जो चैप्टर है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ये चैप्टर हटा दिया गया है। इसलिए अब आपको केवल 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं, 8, 9, 10 और 11, जिसमें से आज हम चैप्टर नंबर 8 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वायुमंडल का संगठन तथा उसकी संरचना। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपका जो इकाई जहाँ लिखा हुआ है, पेज आप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1 दिया हुआ है आपको वायुमंडल का संगठन और संरचना, ये चैप्टर नंबर 8 से संबंधित है। फिर दिया हुआ है आपको सूर्य ताप। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूर्य ताप। सूर्य ताप में आपको टॉपिक कवर करना है ऊष्मा बजट, तापमान किस प्रकार से, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज तापमान किस प्रकार से वेरिएशन लाता है, ये हमें देखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो होगा वो वायुदाब से संबंधित होगा। वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब क्या होता है, किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है, वायु राशियाँ क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 जो संबंधित है वो वर्षण से है, वर्षा किस प्रकार से होती है, वर्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 12 होगा यानी कि जिसका संबंध
विश्व जलवायु से है, ये आपको नहीं पढ़ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो चैप्टर नंबर आपको 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है और 11 पढ़ना है, और 12th नंबर का चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। तो आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 प्रारंभ करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 8 का जो संबंध है वो है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, यानी कि कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पाठ्य पुस्तक को खोल लें और हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताता जाऊंगा उसको आपको नोट्स फॉर्म में लिख लेनी है, समझना है, आपको पढ़ना है, एक बार पुनः वापस रीडिंग करनी है, और लाइन है क्या इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसके नोट्स आपको बना लेने हैं। ये आपके आगे तक काम आएगा, क्योंकि ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं ये बुक पूरी आपको वापस पुनः, यदि इसकी एडवांस समझ लीजिए, इसके अधिक सिलेबस आपको आगे चलकर जब आप कॉलेज करते हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी विषय लेते हैं, तो वहाँ पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से एक पाठ्य पुस्तक मिलेगी। वहाँ आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और डिटेल्स में पढ़ना है, इसलिए बेसिक्स है। ठीक है, 11th और 12th क्लास जो होती है वो बेसिक्स होती हैं, तो यहाँ आप इनको छोटे चैप्टर होते हैं, अच्छे समझिए, और वहाँ जाके ये चैप्टर जो है विस्तृत हो जाते हैं, वहाँ आपको और अधिक पढ़ना होता है। इज इट क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, वायुमंडल का संगठन तथा उसकी संरचना। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2 या 3 बार भोजन करते हैं तथा बार बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। देखिए, इसमें बताया गया है कि हम भोजन के बिना तो कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, या हम भोजन नहीं भी करते हैं, दोपहर में या शाम को हम भोजन नहीं करते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, पर चूंकि सांस जो एक ऐसी वस्तु है, या कह लीजिए कोई एक ऐसा जरिया है जो हमारे लिए पल पल के लिए आवश्यक है। यदि कुछ समय के लिए सांस रोक दी जाए या सांस नहीं ली जाए या इस वायुमंडल में नहीं हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अकस्मात मानव की, मनुष्य की, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वायुमंडल है, इस हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और गैसों का मिश्रण है, यानी कि कॉम्पोजिशन है, संगठन है। अलग अलग प्रकार की गैसें अभी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी गैसें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, वो ध्यान रखना है। और ये पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन तथा मनुष्य और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। जबकि पौधों के जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इन गैसों का विनाश कर देंगे या ये गैसें समाप्त हो जाएं, तो इसका मतलब ये है, यदि ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है तो मनुष्य जंतुओं का जीवन समाप्त हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस समाप्त हो जाती है, इसका मतलब पौधों का जीवन समाप्त हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग माना जाता है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है और वायु जो पाई जाती है वो मोस्टली हमारे इस पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 99% भाग रखता है। और पृथ्वी की सतह से, यानी कि जहाँ हम निवास करते हैं, जो हमारा क्रस्ट है, आपको अच्छे से याद होगा, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं तो उसका जो ऊपरी भाग है वो भूप्रपटी कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, याद है आपको। तो वहाँ से ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है।
तथा जब ये पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम महसूस नहीं करते। जब पवनें चलती हैं तो आप देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पवनें यदि किसी ऐसे क्षेत्र से आती है जहाँ वो क्षेत्र बहुत अधिक तापमान होता है, वहाँ बहुत अधिक गर्म होता है, तो हमें फिर जो पवनें होती हैं वो हमें गर्म महसूस होती है। और यदि पवनें ठंडी क्षेत्रों से आती हैं जहाँ ठंड अधिक हो रही हो या वहाँ पर वर्षा हुई हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ठंडी पवनें चल रही हैं, ठंडी हवा चल रही है। क्लियर? तो ये पवन के चलने से, पवन के बहने से हमें प्राप्त महसूस होता है कि वास्तविकता में वहाँ वायु किस प्रकार की है, यानी ठंडी है या गर्म है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल का संगठन किस प्रकार का है। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वायुमंडल में केवल गैसों का आवरण नहीं पाया जाता, तो वायुमंडल में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, वायुमंडल में हमें गैस तो मिलती ही है, गैस तो हमें प्राप्त होती ही है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वायुमंडल, वायु मतलब गैस है, और मंडल यानी जो हमें चारों ओर से घेर रखा है, वो क्या हो गया हमारा वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में गैसों के अलावा हमें जलवाष्प भी देखने को मिलता है और धूल के कण। जलवाष्प मतलब जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो वाष्प के रूप में इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में पाई जाती है, हम उसको जलवाष्प कह रहे हैं। ठीक है। और धूल के कण क्या हो रहा है, तो असंख्यक धूल के कण विचरण करते रहते हैं इस वायुमंडल में। आप देखते होंगे कि आप जब रोड के आसपास से निकलते हैं या अपने घरों में आप क्लीनिंग करते हैं, तब भी आप देखते होंगे कि हाउस क्लीनिंग में कितनी डस्ट जो होती है वो असंख्यक रूप से उड़ती रहती है, और वो वायुमंडल में कहीं ना कहीं विचरण करती है, कहीं वो धरातली क्षेत्र पर बैठ जाती है या फिर वो वायुमंडल में विचरण करती रहती है। तो धूल के कण से, यानी कि धूल के कण हो गया, जलवाष्प हो गया और वायुमंडल की विभिन्न गैसें हो गई। तो हमारे वायुमंडल का जो संगठन है उसमें गैसें भी हैं, जलवाष्प भी है और धूल के कण भी विद्यमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में तीनों का कॉम्पोजिशन है, गैस भी है, जलवाष्प भी है और धूल के कण भी है। अभी इसका हम जिक्र करने वाले हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप देखें, जो भी पर्वतारोही होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आपने देखा होगा पीठ पर उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लगा होता है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने के परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो निरंतर घटती जाती है, और निरंतर घटते रहने से फिर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बताया ये हमारी जीवनदायिनी गैस है। यदि हम कुछ सेकंड्स के लिए भी ऑक्सीजन को लेना बंद कर दें तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए अति आवश्यक हो जाती है। ठीक है। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंची ऊंची क्षेत्रों में जाने पर वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है, जिसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि जो CO2 है, वो CO2 प्लस जलवाष्प जो है वो पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है या ऑक्सीजन का जो स्तर है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 120 किलोमीटर। क्लियर। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर ऊंचे पाई जाती है, तो 90 किलोमीटर ऊंचे तक। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसें। अभी हमने चर्चा की कि वायुमंडल का जो संगठन है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें गैसें हैं, जलवाष्प है और धूल के कण हैं। तो हम एक एक की चर्चा करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम आपको बताते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है। क्यों है? क्योंकि ये जो सौर विकिरण होता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है,
सूर्य का प्रकाश जो आता है उसके लिए एक ये महत्वपूर्ण गैस हो जाती है। सौर विकिरण के लिए ये पारदर्शी है। ठीक है, सौर विकिरण के लिए कैसी है, ये पारदर्शी गैस है, यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इसमें से पार कर जाती हैं। क्लियर हो गया। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। मतलब पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, देखिए इस लाइन को आप समझिएगा। यहाँ 2 पॉइंट क्लियर मैं कर देता हूँ। पहला पॉइंट फिर मैं पढ़ता हूँ, समझिएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, लेकिन यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। समझिएगा, देखिए मान लेते हैं, सपोज़ हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपके गैस है और इसका नाम है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। और यहाँ आपके मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है, रोशनी प्राप्त होती है, किरणें प्राप्त होती है। अब देखिए पहला ये कहना चाह रहा है कि सौर विकिरण के लिए क्या है, पारदर्शी, यानी सूर्य की किरणें इसमें से क्या कर जाती है, पार कर जाती है, यानी हमारी धरती तक पहुंच जाती है। ये यहाँ तक आ गई, यानी ये हमारी अर्थ, ये मैंने यहाँ पृथ्वी बना दी। क्लियर। तो हमारी पृथ्वी तक आ गई। अब आने के बाद जब जाना होता है पुनः, तो ये जो किरणें आ तो गई, लेकिन जाने के लिए किरणें वापस इनको रोके रखती है, इनको जाने नहीं देती। यानी ये जब किरणें वापस जाने के लिए आगे बढ़ती है, पुनः लौटती है, तो इनके लिए जो CO2 गैस है ये कैसा काम करती है, अपारदर्शी काम करती है। यानी आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि सूर्य विकिरण जो है, सौर विकिरण को आने तो देती है CO2 गैस हमारी पृथ्वी तक, लेकिन जब पृथ्वी से इसे पुनः लौटना होता है तो CO2 गैस जो है ये इनके लिए अपारदर्शी का कार्य करती है। यानी पुनः लौटने के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, ये इन्हें रोक लेती है। समझ में आ गया। पारदर्शी अपारदर्शी, पारदर्शी यानी आने देना, अपारदर्शी मतलब रोक लेना। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। ये सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करती रहती है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव, आप साइंस के जब कक्षा 10 में थे आप, तो आप अच्छे से ग्रीन हाउस प्रभाव को पढ़कर आए होंगे। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो मोस्टली आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ पर हम एक कांच का गिलास बनाकर पौधों को उत्पादन करते हैं, पौधों की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, उनको विकसित करते हैं। तो उन क्षेत्रों में जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो हम ऐसे कांच के घर बनाकर हम क्या करते हैं कि जो सूर्य की किरणें आती हैं वह सूर्य की किरणें उसे पार तो कर जाती है, मतलब वही कि पारदर्शी तो हो जाती है, लेकिन पुनः फिर लौट नहीं पाती। तो जो टेम्परेचर हमें उन पौधों के लिए चाहिए होता है वो हमें अनुकूल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। क्लियर हो गया। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व स्तर की हम बात करें, ना केवल भारत की बात करें बल्कि पूरे विश्व स्तर की बात करें, तो विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यदि हम एक जनरल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जो होनी चाहिए वो 0, ध्यान रखिएगा 0.036%, मतलब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार जीवाश्म ईंधन जो है ना उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उनको जलाते हैं हम। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। और उसका दूसरा कारण क्या है कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं। हम वनों की क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। अब देखिए पहले हम चर्चा करके आए थे कि ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य और जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए जीवनदायिनी है। ठीक उसी प्रकार से पौधों के लिए महत्वपूर्ण कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वन नहीं रहेंगे, वनों का हम विनाश कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कौन कर रहा है,
कौन कर रहा है, उसका उत्सर्जन कौन कर रहा है या कौन उन्हें प्राप्त कर रहा है, तो वन कर रहे हैं। लेकिन अब वन नहीं है, वन समाप्त होते जा रहे हैं, वनों को हम काटते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। ये प्रतिशत बढ़ेगा, नेचुरल है, क्योंकि अवशोषण कौन कर रहा है, पेड़ पौधे, वन, वनस्पति। लेकिन अब हम इनको धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। और दूसरी ओर हम जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण करने वाले, प्राप्त करने वाले हमारे जो वन है, वनस्पति हैं, हम उनको समाप्त करते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये जो 0.036 की मात्रा है, ये धीरे धीरे विश्व स्तर पर बढ़ती जा रही है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए, साथ ही साथ जंतुओं के जीवन के लिए एक समस्या का, एक यूँ कह लीजिए कि उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। क्लियर। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन मंडल जो है हमारा, वो वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। तो जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल एक प्रकार से ओजोन गैस है। और ये ओजोन गैस मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि देखिए, ऑक्सीजन में तो होता है O2, आप साइंस में पढ़कर आ चुके हैं। O2 ये ऑक्सीजन का सूत्र होता है, और ओजोन का सूत्र जो होता है वो O3 होता है। और O3 का निर्माण कैसे होता है कि O2 प्लस एक O, यानी इसको हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये तो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु और एक नवजात ऑक्सीजन, यानी एक घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो मिलकर क्या बनाती है, O3 का निर्माण करती है। और O3 क्या है, O3 क्या है, हमारी ओजोन गैस। O3 क्या है, हमारी ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या है, एक प्रकार से हमारे वायुमंडल में एक मंडल है, एक मंडल पाया जा रहा है ओजोन गैस का, चारों ओर एक सराउंडिंग एरिया है, वहाँ ओजोन गैस हमारी विद्यमान है, इसलिए हमने उसको ओजोन मंडल नाम दे दिया, ये ओजोन गैस हमने कह दिया। क्लियर। और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ उस ऊंचाई पे पाई जाती है। और ये क्या कार्य करती हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये रोकती है, अवशोषित कर लेती है। और यदि ये ओजोन गैस नहीं हो या ओजोन मंडल नहीं हो, तो पराबैंगनी जो सूर्य से रोशनी निकलती है, किरणें निकलती हैं, वो डायरेक्ट यदि हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो स्किन होती है, मनुष्य की जो स्किन होती है, उसको जलाने का कार्य कर सकती है, या उस पर धब्बे जैसे स्पॉट बन जाते हैं, उस तरह की एक्टिविटी कर सकती है। तो इसलिए ओजोन गैस जो है, वो ओजोन गैस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवाष्प की, कि जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प किसे कहते हैं, इस पर हम बात करते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा के आयतन में 4% होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ क्या है, घटती जाती है। गर्म और आर्द्र, है ना, गर्म जो क्षेत्र होते हैं या आर्द्र थोड़े जहाँ नमी होती है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र होते हैं, वहाँ हवा के आयतन में कितना प्रतिशत देखने को मिलता है, 4% तक। जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे सूक्ष्म प्रदेशों में ये हवा के आयतन में केवल 1% भाग रखती है। देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के कारण देखिए, पहला ये बोल रहा है कि गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में हवा के आयतन में कितनी होती है, 4%। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हवा मीडियम टाइप की होगी, मतलब ना ज़्यादा गर्म होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, ये गर्म और आर्द्र की बात, मतलब ना ज़्यादा गर्म होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, तो ऐसी स्थिति में हवा के आयतन में कितना होगा, 4% की इसमें मात्रा होगी। लेकिन वहीं ठंडे क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, यानी जो सूक्ष्म प्रदेश होते हैं जहाँ गर्म हवा रहती है, जहाँ वनस्पति नहीं रहती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, वहाँ केवल कितना मिलेगा, 1%। क्यों, इसको समझ लीजिए। गर्म और आर्द्र मैंने बताया कि जहाँ वायु जो होगी, पवनें जो होगी,
वो मीडियम टाइप की होगी, मतलब उसमें आर्द्रता भी है एज वेल एज वहाँ गर्म भी वो है पवने कम है, तो आर्द्रता बनी रहेगी। लेकिन ठंडे क्षेत्रों में तो ऑलरेडी तापमान कम होता है, तो ऐसी स्थिति में जलवाष्प जो होगा वो नेचुरली है वो बूंदों के रूप में ना होकर वो ओस के कणों में तब्दील हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है ध्रुवीय क्षेत्र में जो भाग है वहाँ तो ऑलरेडी जो तापमान है वो माइनस में है, तो वहाँ तो कोई जल जो वाष्प के रूप में रह ही नहीं सकता। वो किसके रूप में इकट्ठा हो जाएगा? वो कणों के रूप में, मोटे मोटे ओस की बूंदों में, या आप हिमकण देखते हैं, बड़ी बड़ी शिला देखते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो वहाँ पर जो मात्रा होगी वो एक से भी कम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं बहुत अधिक गर्म होती हैं, बहुत अधिक गर्म होगी, एटमॉस्फेयर गर्म होगा, वनस्पति नहीं है, तो फिर वहाँ क्या होगा, जो जलवाष्प होगी उसको भी समाप्त कर देगी, क्योंकि पूरे एरिया में तापमान अधिक है, पूरे क्षेत्र में तापमान अधिक है, वनस्पति नहीं है, मॉइस्चर जैसी कोई कंडीशंस नहीं बनती, और हवा जो गर्म है, दिन भर गर्म हवाएं चल रही है, रात में भी टेम्परेचर अधिक बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो जलवाष्प बहुत कम हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ठंडे क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवाष्प की जो मात्रा होती है, हवा के आयतन में जो मात्रा होती है वो 1% होती है, जबकि गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में कितना परसेंट होता है? 4, यानी 4% मात्रा पाई जाती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा जो हमारा विषुवत वृत्त होता है वहाँ से हम ध्रुवों की तरफ जाएं, जलवाष्प में कमी आती जाती है। ये सूर्य से निकलने वाले ताप, जो हमारा सूर्य है उस सूर्य से जो निकलने वाला ताप है उसे कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है ना, ये कुछ भाग को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जो सूर्य का ताप होता है, तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार ये एक कंबल की तरह कार्य करती है। ठीक है, पृथ्वी से निकलने वाला जो ताप होता है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें थी, मैंने बताया था आपको कि सूर्य से आने वाला प्रकाश को CO2 क्या करती है? पारदर्शी का कार्य करती है, आने देती है, लेकिन पुनः उसे लौटने नहीं देती, यानी अपारदर्शी का कार्य करती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये बताना चाह रहा है कि सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेती है, क्लियर, तथा पृथ्वी से निकलने वाले भाग को संग्रहित करती है, यानी उसको निकलने देती है और उसको क्या कर लेती है? संग्रहित कर लेती है, जिससे तापमान हमारी पृथ्वी पर बना रहता है। तापमान एकदम से घटता नहीं है या बहुत अधिक नहीं घटता, या जो गर्म होती है हमारी पृथ्वी वो एकदम से बहुत अधिक गर्म नहीं होती। ठीक है, यानी तापमान को संग्रहित कर लेती है, एक प्रकार से क्या करती है? ये टेम्परेचर को संतुलित करके रखती है। क्लियर? नेक्स्ट, पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। देखिए नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आ गया है ना, इस प्रकार ये कंबल की तरह कार्य करती है। पृथ्वी को ना तो ये अधिक गर्म करती है और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी पर हमारा जीवन है। ठीक है, जितनी भी ग्रह हैं आप पढ़कर आ चुके हो, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध सिद्धांत आपने पढ़े हैं, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है ये सब आप पढ़कर आ चुके हो। मैंने बताया था आपको कि सौर मंडल का निर्माण हुआ है और जितने भी ग्रह हैं, चाहे बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में से केवल जीवन हमारी पृथ्वी पर ही है, और अनोखा ग्रह है, जीवन है, जीवनदायिनी गैसें हैं, ठीक है, वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है। तो ये सब कॉम्पोजिशन होने के कारण ही आज जीवन है। यदि ये नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होता। तो ये सब होने के कारण हमारा जीवन यापन होता है, हम जीवन जीते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जंतु हो, वनस्पति हो। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। यानी जलवाष्प जो है वो एक प्रकार से वायु को स्थिर भी रखती है और अस्थिर भी करती है। यानी कि जलवाष्प यदि होता है, मूवमेंट होगा, तो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहना प्रारंभ करेगी। अदरवाइज वहाँ जलवाष्प नहीं होगा तो वायु एक जगह स्टेबल होकर खड़ी रहती है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। पहला हमने बात कर लिया, सबसे पहले गैसेस कौन कौन सी इस वायुमंडल में। देन हमने बात कर लिया जलवाष्प, वाटर वेपर्स की हमने बात कर ली। देन अब बात करते हैं हम धूल के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है।
ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक हो सकता है, महीन मिट्टी हो सकती है, ठीक है, धुएं की कालीमा हो सकती है जो धुआं उड़ता है, आप देखते हैं फैक्ट्रियों के माध्यम से धुआं उड़ता है, या हमारे गांवों में जो परिवार है वहाँ की जो महिलाएं खाना बनाती हैं, ठीक है, चूल्हे में खाना बनाती थी पहले, अब काफ़ी हद तक कम हुआ है, ठीक है, जो कंडे होते हैं गाय का जो गोबर होता है उसके उपले बनते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से जो खाना बनता है तो उससे भी धुआं निकलता है, ठीक है, तो जो धुआं है वो एक प्रकार से क्या है, कणों के रूप में आगे जाके विद्यमान हो जाता है। राख होती है, ठीक है, पराग होता है, आप देखते हैं धूल उल्काओं के टूटे हुए कण होते हैं, इनसे निकलते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह उन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है, ठीक है। तो धूल के कण जो होते हैं वो प्राय वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं, लेकिन जब जलवाष्प के माध्यम से या वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से हम देखते हैं कि जो समुद्रों का जल होता है वो सूर्य की किरणें प्राप्त करके वाष्पीकरण की क्रिया करता है और ऊपर की ओर जलवाष्प के रूप में अधिक ऊंचाई तक वायुमंडल में जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि धूल के कण जो होते हैं वो अधिक ऊंचाई तक भी वायुमंडल में व्याप्त हो जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवाओं के कारण होता है। तो उपोष्ण प्रदेश जो है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ है, वहाँ सर्वाधिक हमें क्या है कि क्या देखने को मिलता है, धूल के कण अधिक देखने को मिलते हैं, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ तीन चीज़ें हैं। धूल के कण, पहले आपको ध्यान रखना है, धूल के कण, जो धूल के कण होते हैं, इन धूल के कणों पर जो वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से जल समुद्रों से इकट्ठा होता है और जल वाष्प के रूप में जब वो समुद्रों से अधिक ऊंचाई पे जाता है तो इन धूल के कणों पर भी वो जल के जो कण होते हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे फिर क्या कॉम्पोजिशन बनता है, यानी कि जो कण है वो आपस में ऐसे मिलना शुरू कर देते हैं और वही कण क्या करते हैं, वही कण एक बादल का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं ना, घने बादल हो जाते हैं। तो घने बादल होने का कारण क्या होता है कि जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प अधिक होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, जो धूल के कण होंगे वो उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी उनको इकट्ठा कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो जो कण होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जाते हैं और फिर वो किसका निर्माण कर लेते हैं दोस्तों, वो बादल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, बादल का। और फिर वह जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं, ठीक है, वो अधिक घने हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और फिर भी वर्षा कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि डस्ट पार्टिकल कैसे काम करते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लें तो आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना, कि हमारे वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है, हमारे वायुमंडल में कौन कौन से लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहली लाइन में एक हिंट मिल गया कि वायुमंडल की संरचना हम पढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल जो है वो अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। यानी हम ये देखते हैं कि हर परत का घनत्व और हर परत में जो तापमान का वेरिएशन होता है, तापमान में जो परिवर्तन होता है वो अलग अलग होता है। किसी परत में तापमान आपको अधिक देखने को मिलेगा, किसी परत में आपको तापमान न्यूनतम देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग वेरिएशन जो आते हैं ये वायुमंडल की ऊंचाई पर, या वहाँ मिलने वाले धूल के कण, वहाँ मिलने वाले जलवाष्प के कण, या वहाँ जो होने वाली अदर एक्टिविटी होती है उसके कारण वहाँ का घनत्व प्लस वहाँ का तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। जो पृथ्वी सतह होती है यहाँ घनत्व अधिक होगा, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घनत्व घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। यानी तापमान के अनुसार तापमान कम ज़्यादा किस प्रकार से होता है उसके आधार पर हमने हमारे जो वायुमंडल को है वो 5 स्तरों में हमने उसको 5 लेवल में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले क्षोभमंडल आता है जो हमारी पृथ्वी के निकट होता है। हमारी पृथ्वी के जस्ट ऊपर सबसे पहली जो लेयर होती है वो क्षोभमंडल की होती है। देन
संताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर बाह्य मंडल होता है और फिर लास्ट में बहिर्मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की। क्लियर हो गया? स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर पाया जाता है। वायुमंडल के सबसे निचले भाग में हमें क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है। सतह से केवल कितना? 13 किलोमीटर पाई जाती है, तथा ये ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों के निकट तो कितना किलोमीटर देखने को मिलता है? 8 किलोमीटर इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है, और विषुवत वृत्त के नीचे के आसपास वाले क्षेत्र में ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल की जो सामान्यतः ऊंचाई है वो 13 से 18 किलोमीटर पाई जाती है। क्लियर होगा? नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूल के कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। देखिए, एक मिनट मैं आपको वापस क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने स्ट्रेटोस्फेयर जो बोला है वो समताप मंडल का नाम बता दिया। क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये थोड़ा चेंज कर लेना। जो नेक्स्ट परत आएगी समताप मंडल, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल को हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर और क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्लियर? इसमें करेक्शन कर सकते हैं आप। इस संस्तर में धूल के कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मौसम में जो परिवर्तन होता है, मौसम में जो दिन परिवर्तन देखने को मिलता है वो कौन सी परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें अक्सर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी? क्षोभ मंडल। धूल के कण, जलवाष्प जो कण होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये जो इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट आपको समझनी है कि इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। तो आप भी नोट कीजिए इसको, ये किस प्रकार से। नेक्स्ट, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको गांठ बांध के रख लेनी है, ये आपकी हमेशा काम देगी। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ते रहेंगे ये बात हमेशा ध्यान रख लेनी है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है 32 मीटर की गहराई से, गहराई की बात कर रहे हैं। जब हम पढ़कर आते हैं भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड, आपको याद होगा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़कर आते हैं कि 32 मीटर की गहराई से हम जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, प्लस होता है। ये ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट बात ये है, पृथ्वी की गहराई में जा रहे हैं हम, है ना। पृथ्वी की गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ ये कहना चाह रहा है कि 165 मीटर की ऊंचाई में, यानी हम जा रहे हैं वायुमंडल में, ठीक है। 165 मीटर की ऊंचाई, यानी पृथ्वी के तल से, भूपृष्ठ से, क्रस्ट से जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं ना दोस्तों, तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है। फिर वहाँ से 165 मीटर और ऊंचे जाए तो 1 डिग्री टेम्परेचर और घट जाएगा। फिर वहाँ से 165 मीटर और ऊपर जाए तो 1 डिग्री टेम्परेचर और घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 32 मीटर का क्या रोल है। पृथ्वी के जो तल है, यानी कि भूपृष्ठ है, क्रस्ट है, जहाँ हम निवास करते हैं, वहाँ से आप ऊपर जाओगे ना तो 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर घटेगा, यानी कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 165 मीटर और जाओगे तो 1 डिग्री और कम हो जाएगा। फिर 165 और ऊपर जाओगे तो फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? अब देखिए यहाँ समझिएगा 132 मीटर के का क्या रोल है। जब हम भूपृष्ठ जो है, क्रस्ट जहाँ हम निवास कर रहे हैं, वहाँ से हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो अंदर जाने पर 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर 32
मीटर की गहराई और जाते हैं तो फिर 1 डिग्री फिर बढ़ जाएगा, फिर 32 और जा रहे हैं तो फिर 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि वायुमंडल में जाने पर 165 मीटर की दर से हम जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान घटता जाता है, और पृथ्वी की गहराई में 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो 32 से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जबकि वायुमंडल में क्या होता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। ये बात मैंने आपको समझा दी है, इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए। यदि आप ज्योग्राफी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ें बार बार घूम के फिर आने वाली है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर पाया जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई मंडल इस तरह से बना हुआ है, आपके डायग्राम नीचे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे क्षोभ सीमा डॉट 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 में आपको दे रखा है 10 किलोमीटर की रेंज में। तो क्षोभ सीमा का मतलब क्या हो गया? क्षोभ सीमा का मतलब ये हो गया कि ऊपर की जो परत है या ऊपर का जो संस्तर है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल समताप मंडल, क्लियर, और इसके जस्ट नीचे जो है वो है कौन सी? क्षोभ मंडल। तो जहाँ समताप मंडल और क्षोभ मंडल को जब कोई सीमा या कोई परत अलग करती है तो हम उसको एक नाम देते हैं क्षोभ सीमा। क्लियर हो गया? या आगे आप बढ़ेंगे तो आपको उस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा समताप सीमा, और ऊपर हम चलें उस डायग्राम में 80 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा मध्य सीमा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस डायग्राम में आप देखें अच्छे से, तो इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर समझा रखा है। ठीक है, देखिए ये 10 किलोमीटर पर आपको क्षोभ सीमा, 50 पर समताप सीमा, फिर मध्य सीमा। अब देखिए समझ लीजिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। ये क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है, इसके बीच में कौन सी है? तो क्षोभ सीमा। फिर समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, इसके बीच में कौन सी है? समताप सीमा। और ऊपर देखें बाह्य वायुमंडल और मध्य मंडल के बीच में कौन सी है? मध्य सीमा। तो ये जो दो परतों के मध्य, दो संस्तरों के मध्य, दो लेयर्स के मध्य एक ऐसी सीमा होती है जहाँ धीरे धीरे वेरिएशन आना शुरू होते हैं। तापमान का घटना है, तापमान का बढ़ना है, तो वो एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे ये वेरिएशन आना शुरू होता है। इसलिए इनको हमने नाम दिया क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा। क्लियर हो गया? दो मंडलों के मध्य जब एक मंडल खत्म होता है, दूसरा मंडल प्रारंभ हो रहा है, तो उसके बीच में एक सीमा पाई जा रही है, उसको हम नाम दे रहे हैं क्षोभ सीमा, समताप सीमा और लास्ट में मध्य सीमा। इज इट क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान, देखिए इंपॉर्टेंट है, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। यह तापमान स्थिर रहता है। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल का जो पूरा रीजन होता है, यहाँ पर तापमान कैसा मिलेगा आपको? एक सम मिलेगा, स्थिर मिलेगा, कोई हलचल नहीं होगी। इसलिए जितने भी वायुयान हमारे जो उड़ते हैं, ठीक है, आप देखते हैं ना एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं, वो मोस्टली समताप मंडल में ही उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर को आप छोड़ दें, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं ये छोड़ दें इनको, तो इसके अलावा जितने भी विमान होते हैं, यात्री विमान हो या मालवाहक विमान हो, जो बड़े बड़े ऊंचाई तक जाते हैं, वो समताप मंडल में ही अपनी दूरी तय करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो क्षोभ मंडल में आते हैं, और फिर वो ज़मीन पर आ जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं। धरातल से वो ऊपर की ओर उड़ते हैं, और उड़ते उड़ते फिर वो समताप मंडल की परत में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन होता है, हमने पढ़ा, तो मौसम परिवर्तन में कुछ भी हो सकता है। वहाँ चक्रवातीय परिस्थितियाँ हो सकती है, वर्षा हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती है, तो ये विमान को नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, यात्रियों को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए ये विमान समताप मंडल यानी और ऊपरी परत पे पहुँच चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तापमान समान बना रहता है। तापमान में यदि वेरिएशन होता है तो मौसम की कंडीशंस में वेरिएशन आता ही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, समताप मंडल, इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि
इसमें ओजोन परत पाई जाती है। मैंने अभी जिक्र किया था आपको ओजोन परत के बारे में। ये परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो जो तेज प्रकाश आता है सूर्य का, वो भी ये रोक लेती है, और जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको भी रोकने का कार्य करती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। ध्यान रखिए, देखिए क्षोभ मंडल में तापमान जो होता है वो घटता बढ़ता है। ध्यान रखना है, घटता बढ़ता है तापमान। समताप में क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है, वेरिएशन नहीं आता, बना हुआ रहता है, एक ही तापमान बना हुआ रहता है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। लेकिन मध्य मंडल में जाने के पश्चात तापमान पुनः एक बार क्या होता है, घटना शुरू होता है, तापमान में कमी आती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंचकर ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर में जाने पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को, अब ये डायग्राम आपको बनाना है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाए, प्रश्न आपसे पूछे वायुमंडल की संरचना किसे कहते हैं, वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, आप पीछे के इस चैप्टर के लास्ट में भी आप प्रश्न आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखें। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो डेफिनेट है आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी नोटबुक में ये डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, मध्य सीमा कहते हैं आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर का बीच का जो स्थित क्षेत्र होता है, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में, जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसलिए इस आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें जो होती हैं, आप देखते हैं दोस्तों आजकल आप मोबाइल्स वगैरह में, ठीक है, या जो एफएम प्लेयर आता है उसमें आप गाने सुनते हैं, तो गाने सुनते हैं तो ये गाने जो सुन रहे हैं, वेव जो आती है, ये वेव पहले इस जो एफएम स्टेशन होता है वहाँ से इन तरंगों को पहले वायुमंडल में छोड़ा जाता है और उसके बाद ये आप तक पहुँचती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होती है वो भी पहले उस कनेक्टिंग स्टेशन तक पहुंचती है। जैसे मान लीजिए सपोज़ फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का कनेक्शन यूज़ में लेते हैं, इंटरनेट पैक यूज़ में ले रहे हैं, या अदर कोई कंपनी का आप यूज़ में लेते हैं, तो वो इंटरनेट की जो स्पीड होती है, आप देखते हैं ना, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी आप कहते हैं कि स्पीड ही नहीं आ रही है ना, या आप ये कह रहे हैं कि आज डाउनलोडिंग, यदि कोई फाइल आपको डाउनलोड करनी है, कोई सॉन्ग आपको डाउनलोड करना है, तो आप कहते हैं कि फ़ाइल बहुत धीमे धीमे चल रही है ना, स्पीडली काम नहीं हो रहा। कभी बहुत अच्छी स्पीड आती है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये होता क्यों है, ये होता इसीलिए है कि कनेक्टिविटी यदि उसको प्रॉपर मिलती है तो वो प्रोसीजर बहुत अच्छा तेज़ गति से होता है। कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, या कभी कभी आप ऐसा भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को फ़ोन पे बात करते हैं, तो वहाँ कहते हैं बात जो होती है वो कट कट के आती है ना, आप कहते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, हम यूँ कहते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम, वो हमारी बात नहीं सुन पाता है ढंग से, या हम उसकी बात नहीं सुन पाते, बात कटती है बीच में, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम में भी जो नेटवर्क्स हमारे लगे हुए, आप देखते हैं ना चारों ओर, यदि आप देखें तो आपके नेटवर्क्स लगे होते हैं, है ना, देखें आप अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आपको मिल जाएंगे, तो ये नेटवर्क्स होते हैं। तो ये नेटवर्क जो होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, आप डिश टीवी वगैरह देखते होंगे, एयरटेल का है, वीडियोकॉन है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें भी आप देखें जो आपकी जो छतरी लगी हुई होती है वो हमेशा ऊपर की ओर इंगित करती है, उसको तिरछा लगाया जाता है, और मोस्टली जो है वो आप देखेंगे तो वो एक ही दिशा में, आप छत पे चढ़ के देखें तो आपके आसपास भी जितनी छतरियाँ देखेंगे आप, तो वो मोस्टली देखना जिस फेस में आपकी छतरी है उसी फेस में मोस्टली छतरियाँ लगी हुई होती है। तो वो इसलिए लगी हुई होती है क्योंकि इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो उस मंडल तक जाता है, या वहाँ से वेव उस मंडल तक जाती है, फिर आपके टीवी में वो आप जो भी सीरियल वगैरह आप देखना चाह रहे हैं वो देखते हैं। तो वो ट्रांसमिशन जो होती है, वो जो वेव होती है वो छतरी पर आती है, आपके सेट टॉप बॉक्स में आती है, उस सेट टॉप बॉक्स से फिर आपके टीवी तक पहुंचती है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है आपके कॉलिंग करने का, नेट चलाने का, टीवी में सीरियल देखने का,
और भी जो चीज़ें हैं रेडियो एफएम वगैरह, ये बहुत तुरंत हो रहा है। देखिए काम कितना क्विक हो रहा है। आपने टीवी ऑन किया, सीरियल शुरू, तो कितना काम क्विक हो रहा है। आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्चिंग कर रहे हैं तो काम कितना तुरंत हो रहा है। तो ये फास्ट टेक्नोलॉजी है ना। हम यूँ कहते हैं ना 2G 3G 4G 5G। तो जनरेशन जो क्रिएट हो रही है, स्पीड जो क्रिएट हो रही है, ये धीरे धीरे उसी आयन मंडल में सर्कुलेट होती है, उसी रीजन में सर्कुलेट होती है। तो वहाँ स्पीड पे काम करता है, उन वेव्स पे वहाँ काम होता रहता है। जो इंजीनियर्स लोग हैं वो काम करते रहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो पृथ्वी के द्वारा भेजी गई, देखिए मैंने अभी समझाया आपको कि पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा आप वापस पृथ्वी तक लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। ये सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। तो हमें मोस्टली जो जानकारी है वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और हमारे समताप मंडल के जस्ट ऊपर का जो मंडल है, मध्य मंडल और बाह्य मंडल के आसपास का जो रीजन है वहाँ तक हमें जानकारी है। लेकिन बहिर्मंडल में ऐसा क्या होता है उसकी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। और तो जितना हमें जानकारी मिली है हम उतना इस पर चर्चा कर रहे हैं। मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तरों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल। हाँ, हमारे लिए मध्य मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से हम ये कहें कि हमारे एटमॉस्फेयर को चेंज जो करती है या जलवायु तत्वों को जो इम्पैक्ट डालती है वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। मौसम और जलवायु के तत्व, तो इस अध्याय में, इस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस यूनिट में आपको ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण, वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व जो आपको पढ़ने हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसकी जानकारी हम अध्याय 9, 10 और 11 में प्राप्त करेंगे। 12वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। 12वां चैप्टर जो है वो विश्व की जलवायु संबंधित है, जो इस बार बोर्ड आपके कक्षा 10 की 11 की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो चैप्टर्स आपके बुक 1 और बुक 2 में से हटा दिए गए हैं, आप एक बार उनको रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि यही पार्ट आपको पूरा आगे जब आप उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। और इवन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना होता है। आप अपना कैरियर एज एक शिक्षक के रूप में बनाते हैं तो वहाँ भी आपको ये पढ़ना होता है, या कंपटीशन वगैरह आपको फाइट करना होता है, कंपटीशन आप फाइट करते हैं, लाइक जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है, आरएस है, आईएएस है, ऐसी जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर ये पूरा आपको एक निरंतर अध्ययन के रूप में पढ़ना होता है, सतत रूप से आपको पढ़ना होता है, जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो ये बेसिक चैप्टर्स होते हैं और 11-12 में ये आपको एक बहुत बेसिक लेवल पे आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। और नेक्स्ट हम 9th नंबर का जो चैप्टर होगा आपका, जो सूर्य संबंधित, सौर विकिरण से संबंधित है, उसमें ऊष्मा का संतुलन कैसे होता है, तापमान कैसे वेरिएशन करता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हमने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर छोटा था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। वायुमंडल के बारे में विभिन्न जानकारी आपको इससे प्राप्त होने वाली हैं। आप अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। तो हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय।